तो अगर आप 1 करोड़ रोजगार दे देंगे तो अब देश में किसी और को रोजगार की आवश्यकता नहीं होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बढ़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ेंगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बढ़ेंगी। तो जब हमारा कंट्री डेवलप होता है, जब भारत आगे बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आप 2004 की बात करते हैं तो 90 से 2005 की बात वो क्यों नहीं करते हैं? कितने जॉब्स आपने दिए? वो समय था जब उद्योग बंद होने लगे। तो आप एक समय को कभी आप जिक्र करेंगे, 15 वर्ष की बात क्यों नहीं करते हैं? मुझको लगता है 4 जून का इंतज़ार कर लें, जनता को तय करना है। और मुझको लगता है कि बिहार में इतने पोटेंशियल हैं, इतने प्लेसेस हैं जो शायद हम लोग भी नहीं जान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावी यात्राएं भी हो रही हैं। बिहार सहित पूरे देश में चुनाव है। बिहार में 40 सीट जीतने की बात हो रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। थोड़ा अलग परिचय भी करा दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया, यानी कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी हुआ है। कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, वो सभी मंच पर मौजूद हैं और मैनिफेस्टो जारी किया गया है। हर राज्य में एक टीम गठित की गई थी इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए। बिहार में भी संकल्प पत्र के लिए एक टीम गठित की गई थी। उसके संयोजक हैं नीतीश मिश्रा जी, हमारे साथ हैं। सवाल कोई आसान हम आपसे लेंगे भी नहीं, आसान सवाल लेना भी नहीं है कल, क्योंकि हम तुलना भी करेंगे। कल आरजेडी की परिवर्तन पत्र जारी हुई है, आरजेडी ने भी अपना परिवर्तन पत्र जारी किया है और कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। आप पहले बताइए कि संकल्प पत्र जारी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आपने युवाओं के लिए क्या किया? उनको तो ठग लिया ना, नौकरी की बात तो की नहीं, नौकरी का न भी नहीं आया इसमें। और कल तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को पक्की नौकरी देंगे। तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने और आपने भी, हम कच का अगर जिम्मेदार हम ठहरा रहे हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं। आपने युवाओं की बात उसमें कहाँ की? देखिए आलोक जी, मुझको लगता है आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और आज के दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा संकल्प पत्र जारी करना और भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दल से अलग इस मायने में हो जाती है कि विगत 10 वर्ष के कार्यकाल को आप अगर देखेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो जिन संकल्पों की बात भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की, 2019 में की, उनको हम लोगों ने पूरा किया है। और यूँ अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि 100% उन बातों का, जिन विषयों को लेकर हम चुनाव में गए थे, उनको हम लोगों ने पूरा किया। उसी के कारण प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के मन में विश्वास बना हुआ है कि वो जो कहते हैं उसको वो करते हैं। और आज का संकल्प पत्र विशेष इसलिए भी है कि आने वाले कई वर्षों के लिए और विशेष तौर से 2047 जो हमारा ये विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, जब हम आज़ादी के 100वें वर्षगांठ को मनाएंगे, ये पूरा संकल्प पत्र गरीबों को, युवाओं को, किसानों को और नारी शक्ति पर केंद्रित है। और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा जब वो एड्रेस करते हैं, जब हम अमृत काल की बात करते हैं, अमृत पीढ़ी की हम बात करते हैं, तो हम युवाओं पर की ही हम बात करते हैं। आप अगर आज के संकल्प पत्र को देखेंगे तो अगर हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग, विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाते हैं, निवेश जितने हमारे यहाँ आएंगे, तो क्या निवेश हमारे लिए रोज़गार लेके नहीं आते हैं? रोज़गार सीधे निवेश से जुड़ा हुआ है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो मैं ये मानता हूँ कि आज के संकल्प पत्र में अगर हम लोगों ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की बात की है, हमारे सांस्कृतिक, हमारे धार्मिक या सामाजिक ऐसे स्थलों को हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम स्पेस टेक्नोलॉजी की भी हम बात कर रहे हैं, हम 6G की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये सब युवाओं पर केंद्रित है और मुझको लगता है नंबर्स कह देना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, एक तरह का ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार है। और हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे सभी को, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन को नहीं देखा है, वो उसको वो देख लें। अगले 2047 ही नहीं, कई वर्षों का रोड मैप उन्होंने देश के सामने आज समर्पित किया है लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए। तो मुझको लगता है आप नंबर्स पर ना जाएं, अगर इन टोटालिटी आप संकल्प पत्र को देखेंगे तो बहुत सारे अवसर हमारे देश के लोगों के लिए इस संकल्प पत्र के माध्यम से आने वाला है। आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि आप इंडस्ट्रीज़ अब और भी देश में तो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी जिम्मेदारी क्योंकि आप संयोजक हैं, तो बिहार में भी आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उद्योग की बात होती है तो बिहार में भी इंडस्ट्री लाने की जिम्मेदारी है, तो आप उस माध्यम से रोज़गार की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए रोज़गार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोज़गार देखिए, एक चीज़ रोज़गार अपने आप में जो शब्द है, इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो फिर तो विरोधी आप कहेंगे रोज़गार मतलब क्या, पकौड़ा तलो, गोलगप्पा बेचो? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर पकौड़ा तलो, गोलगप्पा बेचो, अगर जो इस बात की आलोचना करते हैं, तो जो लोग इस कार्य को करते हैं, आप उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या आप उनकी निंदा कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगा आलोक जी कि अगर हम
हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ता है, अगर हम रिसर्च हम ज़्यादा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा निवेश होता है, नए स्कूल्स, नए कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ये सब अवसर लेके आते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो रहा है, सरकार के कार्यों का विस्तार हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हर एक तरह की आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप रोज़गार को सिर्फ आप सरकारी नौकरी तक आप सीमित करेंगे तो 140 करोड़ के देश की जहाँ जनसंख्या है, कितने करोड़ों को अगर आप 1 करोड़ रोज़गार दे देंगे तो अब देश में किसी और को रोज़गार की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि कल उन्होंने जो कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, तो इससे तो आपका ये मैनिफेस्टो काफ़ी अलग हुआ ना। वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। नहीं नहीं, देखिए मैं ये मान रहा हूँ कि हम आज का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है वो पूरे देश के लिए है। तो कल भी तो जारी हुआ था, या कांग्रेस से जारी हुआ, तो देश के लिए है। देखिए देश के लिए मैं इस मायने में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सेक्टर वाइज अगर आप देखें, अगर हम सीनियर सिटीजन्स की हम बात कर रहे हैं, हम यूथ की भी बात कर रहे हैं, हम फार्मर्स की भी बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, और जब काम बढ़ता है, हमारा निवेश बढ़ेगा, हम सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते हम जा रहे हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी? अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बढ़ेंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ेंगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बढ़ेंगी। तो जब हमारा कंट्री डेवलप होता है, जब भारत आगे बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तो उसका विस्तार, उसका लाभ, उसका बेनिफिट हर एक सेक्टर पर जाएगा। तो इस बात को हम लोग को सोचना चाहिए, और मुझको लगता है कि सिर्फ रोज़गार ही नहीं, ईज़ ऑफ लिविंग की बात भी आप कीजिए कि हम जिस ढंग से रह रहे हैं, गांव में लोग जैसे रह रहे हैं, शहर में जैसे रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर में हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, हम उनको बेटर क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं। और डिफरेंस इसलिए है आलोक जी, आप जिनकी बात बार बार कर रहे हैं, 15 वर्ष तो वो शासन में थे ना, 90 से 2005, तो वो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग क्यों हैं? अलग इसलिए हैं कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किया है उसको डिलीवर किया है। नहीं, तो वो भी कह रहे हैं कि 2004 में जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री बने थे, तो चक्का फैक्ट्री खुलवाया और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज खुलवाई, बिहार में, मधेपुरा में सौगात दी, तो फिर लोगों को रोजगार दिया और 90,000 करोड़ का फायदा करवाया। तो आप तो रेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सबकी बात हो रही है, तो इसी मन से कह रहे हैं। नहीं देखिए, वो क्या कह रहे हैं मैं उन पर नहीं जाऊंगा, मैं तो पूर्णतः अपने संकल्प पत्र की बात कर रहा हूँ, उस कमिटमेंट की बात कर रहा जो हूँ। विरोधी कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, कल उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करते हुए अपनी बातें रखी थी, तो उनके मैनिफेस्टो से आप बताएंगे ना कि कैसे आपका नहीं, मैनिफेस्टो? अगर वो 2004 की बात करते हैं, आपको भी मैं जानकारी में है कि जो 2 फैक्ट्री का उल्लेख आपने किया, उसमें सही मायने में उसकी बढ़ोतरी, उसका प्रोडक्शन, उसमें आगे बढ़ना, या जो विदेशी निवेश उसमें आए हैं, वो फिर वर्तमान सरकार के ही समय में आए हैं। दूसरी बात, अगर आप 2004 की बात करते हैं तो 90 से 2005 की बात वो क्यों नहीं करते हैं? कितने जॉब्स आपने दिए, कितना एम्प्लॉयमेंट? वो तो वो समय था जब उद्योग बंद होने लगे। तो आप एक समय को कभी आप जिक्र करेंगे, 15 वर्ष की बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन मैं बार बार पुनः इस बात को मैं दोहराऊंगा कि अगर आप संकल्प पत्र को निष्पक्ष रूप में देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक तरह की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष रूप से अगर आप संकल्प बीजेपी ग्रुप में बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक एकेडमिशियन के नाते, मैं एक देश के नागरिक के नाते, मैं उस संकल्प पत्र को अगर देखता हूँ तो मुझको उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। और अपॉर्चुनिटीज़ मुझको ये दिखती है कि जहाँ मुझको, अगर हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, अगर हम भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना हम चाहते हैं, तो क्या ये हमारे देश में बढ़ोतरी नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा? हर हाथ में पैसा होगा, आप इस बात को गारंटीड कर रहे हैं? युवाओं के हाथ में पैसा होगा, रोजगार होगा तो पैसा आएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि निवेश लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट। मैं उस बात को मानता हूँ, अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में होगा, सोशल सेक्टर में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, भारत अगर आने वाले समय में, अगर आप कहें कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करने की बात की है, तो हम बिजली की बचत भी कर रहे हैं, हम कॉस्ट भी बचा रहे हैं और सरप्लस बिजली को हम बेचेंगे भी, तो क्या हमारी वो आर्थिक संपन्नता की ओर नहीं बढ़ेगा? अगर हम स्वयं सहायता समूह को सर्विस सेक्टर से जोड़ रहे हैं, तो क्या उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ेगी? तो मुझको लगता है संकल्प पत्र को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को मानता हूँ, ऐसा आलोक जी कहीं नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री जी ने आज बात कही कि 140 करोड़ देशवासियों का जो एम्बिशन है, मतलब हमारे देश के लोगों का जो एम्बिशन है, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो मेरा मिशन है। और ये सबसे बड़ी बात है कि संकल्प पत्र 15 लाख सुझाव हम लोग को प्राप्त हुए थे, उन सुझावों के आधार पर बनाए गए। तो ये साधारण बात नहीं है। ठीक है, वो तो 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं आप। अगर ठीक है, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, आप लोगों का क्या एस्टिमेट है, कितने लोगों को नौकरी रोजगार होगी? कुछ एक एस्टिमेट होगा ना? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी को मैं आज कह दूँ कि 10 करोड़ को मिलेगा, 100 करोड़ को मिलेगा, ये कहना उचित नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ
कि अभी का जो संकल्प पत्र है या आने वाला जो समय है युवाओं के लिए डेडिकेटेड है। और मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि 2070 तक मतलब 2070 तक पूरे दुनिया में भारत सबसे युवा देश रहेगा, जहां पर हमारे लोग 35 वर्ष से कम के होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो पूरा जो आने वाला जो दौड़ है या आप जो कह सकते हैं जो डेवलपमेंट जर्नी है या जो भारत की जो आने वाले समय में जो प्रगति है वो युवाओं केंद्रित है। 4 पिलर्स की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि गरीब पर केंद्रित है, गरीब सेंट्रिक है, यूथ सेंट्रिक है, विमेन सेंट्रिक है और फार्मर सेंट्रिक है। तो अगर आप इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिर हमारे देश की प्रगति को कौन रोक सकता है। तो एक अगर हम बिहार ही नहीं, अगर देश में पर्यटन बढ़ता है या बिहार में पर्यटन बढ़ता है, क्या वो जॉब्स नहीं लाएगा? वो भी जॉब्स लाएगा, होटल्स खुलेंगे, सर्विस सेक्टर में लोग आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो मुझको लगता है नंबर्स में जाना, सीधे एक नंबर कह देना वो शायद उतना सही नहीं है, बल्कि कौन यहाँ व्यक्ति होगा जो बच्चा आज जन्म ले रहा है वो 2047 में 22 साल 23 साल का होगा, उसको कैसा भारत मिल रहा है, इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। और जब वो 24/7 की बात करते हैं तो वो 2047 की भी बात करते हैं। एक सवाल आपसे, ये भी थोड़ा सा चुनावी चर्चा भी करते हैं क्योंकि आप मिथिला के माटी के लाल हैं, मिथिलांचल से आते हैं। 3 सीटें हैं वहाँ पर, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा। क्या लगता है इन 3 सीटों की फिलहाल बात करते हैं क्योंकि ऐसे बिहार की भी बात करते हैं, लेकिन मिथिला में आपकी काफ़ी पकड़ है, यहाँ क्या एनडीए की जीत होने जा रही है? आलोक जी स्पष्ट कहा, पूरा मिथिला, ना खाली मिथिला, पूरा बिहार में एनडीए के बढ़त छे, कोनो कंटेस्ट नहीं छे। और अब तो सबसे बड़ी बात झंझारपुर का अगर आपने जिक्र किया, झंझारपुर में तो अभी कैंडिडेट भी तय नहीं हो पाया, तो वो तो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं। अब तो नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, वो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं। और मुझको लगता है मिथिला तो ज़रूर ही, और बल्कि पूरा बिहार और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उनके प्रति जो एक विश्वास है, उस विश्वास को वोट के माध्यम से प्रकट करेगा। मतलब इन 3 सीट पर तो बीजेपी की जीत होने जा रही है। निश्चित तौर पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। जिन 3 सीट का जिक्र आप कर रहे हैं, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, एनडीए के प्रत्याशी कंफर्टेबली वहां पर जीतेंगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, देखिएगा, तैयार रहिएगा। मुझको लगता है 4 जून का इंतज़ार कर लें, जनता को तय करना है और मुझको लगता है जनता ने मन बना भी लिया है। परिणाम 4 तारीख को आएगा, 4 जून को स्पष्ट उनको उत्तर मिल जाएगा। स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। नीतीश मिश्रा जी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पर इनसे खुल के बात की और इनकी जिम्मेदारी भी है। बिहार में उद्योग मंत्री हैं, चुनाव आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी तो बिहार में भी देखना होगा कि बड़े पैमाने पर ग्रोथ करते हैं कि नहीं, चुनौती है। नहीं, मैं मानता हूँ उद्योग और पर्यटन जो 2 विभाग मेरे जिम्मे हैं, दोनों में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, असीम संभावनाएं हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। पर्यटन स्थल है जो उतने डेवलप नहीं, अगर उनको उतना डेवलप कर दें तो आसपास में हॉस्पिटल्स हों, होटल्स हों, वो खुलेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नहीं, एकदम, मैंने कहा कि ये 2 विभाग में असीम संभावनाएं हैं। और अगर पर्यटन की बात करें तो पूरे देश में, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया है और ये हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि बिहार में वैसे पर्यटन स्थल जो, एक तो है कि कुछ लोग उसको जानकारी है, कुछ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं बिहार के विभिन्न हिस्सों में, बिहार के विभिन्न प्रखंडों में, जो शायद अभी लोगों के ध्यान में नहीं है। उन जगहों को सामने लाना, जो टूरिस्ट आते हैं उनको बेटर सुविधा देना कि लोग बार बार आएँ, वो आने में उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई कष्ट ना हो, और वो सुरक्षित आएँ, आनंद लें, यहाँ से वापस जाएं और फिर वो रेफ़र करें कि लोग को बिहार आना चाहिए। तो ये कोशिश मेरी पर्यटन में भी होगी और उद्योग में भी ये कोशिश होगी कि एक बिहार में इतना कुछ है। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और मैं तो ये कहूँगा, ऐसे हम लोग तो अक्सर 2-4 स्थानों की ही बात कह के रह जाते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बिहार में इतने पोटेंशियल हैं, इतने प्लेसेस हैं जो शायद हम लोग भी नहीं जान रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। और उद्योग में भी कि मुझको प्रसन्नता है कि जब भारत अगर देश का पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, उस विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं, तो बिहार की तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो मैं मानता हूं कि उद्योग और पर्यटन दोनों में बहुत संभावनाएं हैं जो बिहार की प्रगति में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। बिहार की प्रगति में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। नीतीश मिश्रा हमारे साथ है, इस लंबी बातचीत को आपने पूरा सुना है, समझा है। युवाओं के भी सवाल होते हैं, उनके सवाल भी हमने लेने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।